हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेज़र लीडिंग। मेरा नाम रोहित कुमार पुष्पक है एंड मैं बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ और एक करंटली एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में एक मर्चेंडाइजिंग असिस्टेंट के रोल पर काम कर रहा हूँ। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, वो भी एक सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। तो ये हमारी बिल्कुल एक जीरो से एडवांस तक का मैं आपको सिखाऊँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और स्पेशल फ़ोकस हमारा हार्ड गुड मर्चेंडाइज़िंग पे रहेगा और ये वीडियो उन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट, फ्रेशर एंड फैक्ट्री स्टाफ इन सब कैटेगरी में आ रहे हैं। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट का एक ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, कॉलेज के बाद क्या करें? बुक्स में थ्योरी होती है लेकिन जॉब में प्रैक्टिकल काम चाहिए। तो इस चैनल का जो पर्पस है वो थ्योरी और इंडस्ट्रीज के बीच के गैप को फिल करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे? वो मिलेगा कि कहीं आप काम करने से मिलेगा, ठीक है? मेरा जो मेन फ़ोकस है ना, जो मैं चीज़ सीख रहा हूँ, वो चीज़ मैं वीडियो के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, इस चैनल के माध्यम से, ओके? तो व्हाई शुड यू लर्न एक्सपोर्ट इम्पोर्ट? हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्यों सीखना चाहिए और ये फ़ील्ड क्यों ज़रूरी है? तो पहला इंडिया एक्सपोर्ट करता है गुड 200 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो हमारे पास एक बिग अपॉर्च्युनिटी है एक्सपोर्ट करने की। सेकंड व्हाट ह्यूज जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एक्सपोर्ट हाउसेज़ में, बाइंग हाउसेज़ में, फैक्ट्रीज़ में काफ़ी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अलग-अलग लेवल पे। थर्ड नो हाई डिग्री नीडेड आपको कोई फैंसी डिग्री नीडेड नहीं होती है, स्किल मैटर करती है। इस सेक्टर में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो स्किल ही मैटर करती है आपकी। कितना एक्सपीरियंस है आप और सैलरी भी आपको एक्सपीरियंस के ही अकॉर्डिंग मिलेगी और यहाँ सैलरी जितनी जल्दी आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतनी जल्दी आपकी सैलरी ग्रो होने के चांसेस हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक स्मॉल फैक्ट्री है मुरादाबाद एक्सपोर्ट के नाम से, ठीक है? वो एक्सपोर्ट करती है मेटल लैंप्स यूएसए में और अर्न करती है डॉलर। तो बेसिकली इसी चीज़ को हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा कि मैं एक्सपोर्ट होता क्या है? तो एक्सपोर्ट का सिंपल मतलब होता है इंडिया से गुड्स को किसी दूसरे कंट्री में बेचना। एग्जाम्पल अगर मुरादाबाद की फैक्ट्री मेटल लैंप्स बनाती है और यूएसए के बायर को भेजती है, तो ये प्रोसेस एक्सपोर्ट कहलाता है। अगर सिंपल लाइन में समझना है तो इंडिया से बाहर बेचना एक्सपोर्ट, ठीक है? सिंपल समझ में आया? आइए अब बात करते हैं इम्पोर्ट की। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर की कंट्री से गुड या मशीन इंडिया में लाना। When goods are purchased from another country to India is called import. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया चाइना से मशीन मंगवाता है या ऑयल सऊदी अरेबिया से लेता है तो इस चीज को हम इंपोर्ट बोलते हैं। अगर सिंपल एक लाइन में समझना है तो बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट होता है। ओके, आइए समझते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो गुड्स होते हैं वो इंडिया से बाहर जाते हैं और इंपोर्ट का जो मतलब होता है कोई भी गुड्स इंडिया में आना किसी अदर कंट्रीज से। तो एक्सपोर्ट के केस में हम फॉरेन करेंसी को अर्न करते हैं, इंपोर्ट के केस में हम फॉरेन करेंसी दूसरी कंट्री को देते हैं। एग्जाम्पल कोई भी हैंडीक्राफ्ट अगर इंडिया में बन रहा है और वो अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है, उस चीज को हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, राइट? और इंपोर्ट के केस में हम किसी भी कंट्री से कोई मशीन मंगवाना या कोई ऑयल मंगवाना या कोई अदर थिंग मंगवाना इंडिया के अंदर, तो उसे इंपोर्ट बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊँगा आपको। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग-अलग कंट्रीज़ से आते हैं। तो जब इंडिया पार्ट्स को मँगवाता है तो उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। जब इंडिया फिनिश प्रोडक्ट बेचता है किसी और अदर कंट्री में, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारी डेली लाइफ का ही पार्ट है। समझ में आया? दैट्स क्लियर, मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट आर हार्ड गुड्स? आइए हम समझते हैं हार्ड गुड्स क्या होता है। तो हार्ड गुड्स वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं एंड नॉन फैब्रिक आइटम्स होते हैं। तो हार्ड गुड्स का मतलब होता है जैसे जितने भी आपके मेटल के आइटम होते हैं ना, वो फर्नीचर हो गया, हार्डवेयर आइटम्स हो गए, होम डेकोर के जितने आइटम हो गए और ये लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए। एग्जांपल मेटल ट्रे, आयरन लैटर्न्स एंड वुड टेबल।
जितने ये लाइटन दिख रही है ना आपको, लाइटन ये मेटल की, ये आपको साइड टेबल दिख रही है, स्टडी टेबल दिख रही है, ये सेंट फर्नीचर, ये वुडन विद इनेबल वाले बाउल दिख रहे हैं, ये सब जितना भी ये सब हार्ड गुड्स कहलाता है। ओके, आइए अब बात करते हैं जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों साथ में होते हैं, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। उस चीज को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। कंट्रीज एक दूसरे के साथ गुड्स और मनी एक्सचेंज करती है अपना, इसी से ग्लोबल बिजनेस चलता है। तो इस ग्लोबल बिजनेस को चलाने में जो मदद करता है उसका नाम होता है मर्चेंडाइजर। अब सवाल आता है कि इतने बड़े प्रोसेस को कौन मैनेज करता है, तो उसी को मर्चेंडाइजर बोलते हैं, और ये काम करता है मर्चेंडाइजर ही करता है। तो मर्चेंडाइजर एक ब्रिज होता है फॉरेन बायर और फैक्ट्री के बीच का, उसे हम मर्चेंडाइजर बोलते हैं। मर्चेंडाइजर कुछ नहीं होता, जैसे कि कोई मर्चेंडाइजर हार्ड गुड में कर रहा है तो उसे हार्ड गुड मर्चेंडाइजर बोलते हैं, कोई टेक्सटाइल में कर रहा है तो टेक्सटाइल मर्चेंडाइजर बोलते हैं। तो मतलब जो हमें समझना है वो मर्चेंडाइजर, ठीक है, वो कम्युनिकेट करता है बायर के साथ, फैक्ट्री के साथ, प्रोडक्शन टीम का, शिपिंग टीम के साथ। ओके, तो आइए अब बात करते हैं मर्चेंडाइजर का क्या रोल होता है। तो मर्चेंडाइजर जो रोल होता है ना, वो कम्युनिकेट करता है बायर से और फैक्ट्री से, ठीक है। ये एक तरीके से ऑर्डर कंट्रोलर होता है। क्या होता है? ऑर्डर कंट्रोलर। तो जितनी भी बाहर की इंक्वायरी होगी वो फुलफिल करना, बाहर की जो इंक्वायरी होती है उसका रिप्लाई करना, उससे रिप्लाई लेना, तो वो सारा काम मर्चेंडाइजर का होता है, ठीक है। अ, इसका काम होता है कॉस्टिंग बनाना, सैंपल की, अगर कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट अगर बायर ने चूज करा है तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, ये काम मर्चेंडाइजर का होता है। सैंपल को डेवलप कराना मर्चेंडाइजर का काम होता है। प्रोडक्शन का फॉलो अप लेना मर्चेंडाइजर का काम होता है। क्वालिटी इंश्योर करना भी मर्चेंडाइजर का ही काम होता है, ठीक है। पैकेजिंग को मैनेज करना, शिपमेंट को मैनेज करना, और ये सब चीज जो मतलब बायर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस चीज को फुलफिल करने का काम मर्चेंडाइजर का होता है, इन सिंपल वर्ड। ओके, और भी चीजें हैं जो हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। अब ये बेसिक है तो बेसिक रखते हैं थोड़ा सा। आइए एक एग्जांपल समझते हैं कि मर्चेंडाइजर का वर्क फ्लो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बायर फ्रॉम यूके का बायर है, उसने सेंड करी है इंक्वायरी मर्चेंडाइजर को कि मुझे 1000 मेटल लाइटन चाहिए। तो मर्चेंडाइजर पहले क्या करेगा, उसकी पहले कॉस्ट को चेक करेगा, वो आइटम जो है वो बन कितने का रहा है। फिर उसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड करके जितनी चीजें हैं तो वो उस प्राइस को कंफर्म कराएगा बायर की साइड से। एंड फिर वो एक सैंपल डेवलप्ड कराएगा। फिर वो जो सैंपल है वो जाएगा यूएसए बायर के पास, यूके जाएगा। फिर बायर अप्रूव करेगा उस सैंपल को, देन फिर ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, बायर की साइड से। फिर देन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा फैक्ट्री के अंदर। फिर उसकी क्वालिटी चेक करी जाएगी 3 स्टेजेस में, इनलाइन, मिडलाइन, फाइनल इंस्पेक्शन। ये आगे वाली वीडियो का पार्ट है, वहां समझेंगे। गुड को फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जितनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सब ये मर्चेंडाइजर की है। समझ में आया आपको? तो आइए समझते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेस क्या होता है। एक्सपोर्ट प्रोसेस को समझने से पहले हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट की जो सप्लाई क्या होती है। सप्लाई होती है एक्सपोर्ट की B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब जो एक बिजनेसमैन माल बना के दूसरे बिजनेसमैन को सेल कर रहा है तो उसे B2B की सप्लाई बोलते हैं। लाइक जैसे कि फॉरेन बायर जो है, जो माल खरीद रहा है, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा, वो बेचने के लिए खरीद रहा है अपनी कंट्री में माल को, ठीक है। अब सेकंड चीज जो मुझे समझानी है आपको वो है बाइंग एजेंसी। बाइंग एजेंसी जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइंग एजेंसी क्या होती है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। बाइंग एजेंसी जो होती है ना, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है बायर की साइड से, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव होता है बायर की साइड का, ठीक है। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, अब ये सर्विस क्या सर्विस देती है, लाइक जैसे कि प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन कराना, किस हाल में है प्रोडक्ट, जो बायर ने जो अप्रूवल दिया है प्रोडक्शन के सैंपल का, वो ठीक से प्रोडक्शन हो भी रहा है या नहीं, कि कोई किसी केस में डिले ना हो, बायर की किसी केस में डिले ना हो, ठीक है। जो जितनी भी 50% जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बाइंग एजेंसी अपने ले लेती है, ठीक है। बाइंग एजेंसी क्या होती है, फैक्ट्री और बायर के बीच का जो होता है ना, वो मिडिल मैन होता है, ठीक है। बाइंग एजेंसी मिडिल मैन का काम करती है, फैक्ट्री से कोऑर्डिनेट भी करती है, बायर से भी करती है, ठीक है। ये काम होता है। तो बायर हायर करता है बाइंग एजेंसी को, ठीक है। तो बाइंग एजेंसी का काम होता है प्रोडक्ट डेवलप कराने से लेकर उसे शिप तक और बायर की प्लेस तक पहुंचाने का जितना भी जिम्मा होता है वो सब बाइंग एजेंसी देखती है। और बाइंग एजेंसी में भी मर्चेंडाइजर होता है, एक फैक्ट्री में मर्चेंडाइजर होता है। जो बाइंग एजेंसी का मर्चेंडाइजर होता है वो
कोऑर्डिनेट करता है बायर से, और फिर जो बाइंग एजेंट का मर्चेंडाइजर कोऑर्डिनेट करता है फैक्ट्री मर्चेंडाइजर से भी, ठीक है? समझ में आया? तो जो बायर की जो इंक्वायरी होगी ना, वो बाइंग एजेंसी के मर्चेंडाइजर से आएगी। अगर देखो डायरेक्ट बिजनेस है फैक्ट्री का बायर से, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा मर्चेंडाइजर से, फैक्ट्री मर्चेंडाइजर से बायर का, ठीक है? अब ये बीच में आ जाता है ना ये बाइंग एजेंसी, तो ये मिडल मैन बन जाती है। तो इस केस में क्या होगा, बायर के पास मर्चेंडाइजर के पास इंक्वायरी आएगी बायर की कि भैया मुझे 150 लाइटन चाहिए या मुझे फूड बाउल चाहिए वुडन में, तो वो इंक्वायरी आएगी। तो मर्चेंडाइजर क्या करेगा, उसकी कॉस्टिंग कराएगा और कोटेशन मांगेगा फैक्ट्री के मर्चेंडाइजर से। अब कोटेशन क्या होता है? कोटेशन होता है जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है, उस प्रोडक्ट में माइनर डिटेल्स होती हैं, लाइक साइज, वेट, फिनिश, कलर, ये सब उसमें मतलब एक तरीके से पूरी एक एक्सेल फॉर्मेट में ये कोटेशन जाती है बायर को। जब बायर कंफर्म कर देता है, उसे प्राइस वगैरह अच्छा लगता है, तो वो सैंपल के लिए बोलता है कि भैया मेरे को एक सैंपल बना के भेजो इसका, देन फिर मैं आपको बाद में ऑर्डर कंफर्मेशन करूंगा। जैसे ही ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाता है, तो फिर उससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो 3 लेवल पे बाइंग एजेंसी हमारा इंस्पेक्शन कराती है, और उस इंस्पेक्शन को करता कौन है? क्यूसी, क्वालिटी अप्लायंसेस, ठीक है? क्यूए क्यूसी जो होता है ना, वो करता है बाइंग एजेंसी के साइड में। 3 तरह के इंस्पेक्शन होते हैं, वो आगे वाली वीडियो का पार्ट है, इनलाइन, मिडलाइन, फाइनल, ठीक है? उसके बाद जब क्वालिटी चेक होती है, तो उसके बाद फिर पैकिंग वायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी होती है, किस तरीके से की पैकिंग में माल जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर शिपमेंट जो होती है ना, वो लोड होता है कंटेनर में, जो माल होता है ना, वो लोड होके फिर वो शिप के थ्रू बायर की डेस्टिनेशन पे जाएगा। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद जितने भी जो भी पेमेंट टर्म्स होंगी, जो भी इनको टर्म्स में हमने डील साइन करी होगी, ये आगे वाली वीडियो का पार्ट है, मैं समझाऊँगा आपको। अभी इन शॉर्ट समझा देता हूँ, ठीक है? तो वो सब होगा, उसके बाद जब शिपमेंट चली जाएगी तो पेमेंट आएगी 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जैसा भी आता है बीएल पे होगा। तो ये आगे वाली वीडियो का पार्ट है, बस आपको प्रोसेस समझना था, बस इतना ही। ये बात करते हैं अब, हु आर द मेन पीपल हैं स्पोर्ट, कौन-कौन सबसे मेन पीपल हैं स्पोर्ट के अंदर? सबसे पहला जो है वो है बायर। बायर जो है, जो ऑर्डर देता है दूसरी कंट्री को, तो उसे हम बायर बोलते हैं, जो माल को खरीदता है, ठीक है? उसके नीचे आता है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री, ठीक है? वो दूसरे नंबर पे आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस पूरे क्या नाम है इस जर्नी में, पूरी शिपमेंट में, ठीक है? थर्ड नंबर पे आता है मर्चेंडाइजर या बाइंग एजेंसी, जो बायर से कोऑर्डिनेट करेगी और फैक्ट्री वाले से भी कोऑर्डिनेट करेगी। अब चौथे नंबर पे आता है सीएचए। सीएचए का मतलब होता है कस्टम एजेंट ऑफ शिपिंग लाइन। मतलब कस्टम एजेंट का मतलब होता है जो पोर्ट पे जितने भी डॉक्यूमेंट होता है, उसका कस्टम क्लियरेंस कराना, मतलब शिपमेंट को आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे शिप पर मूव कराना या लोडिंग कराना, सारा काम जो होता है सीएचए का होता है। देन उसके नीचे आता है शिपिंग डिपार्टमेंट। शिपिंग डिपार्टमेंट जो आता है, तो इसका जो मेन रोल होता है शिप को फैक्ट्री से लेके बाहर की डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सारा जिम्मा जो होता है, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन जो होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो बनते हैं, सारी ये शिपिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है? बस यही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बाकी ह्यूमन रिसोर्स भी एक मेन एसेट होता है, लेकिन ये मेन चेहरे होते हैं पूरी एक्सपोर्ट लाइन में। अब बात करते हैं कि मर्चेंडाइजर बनने के लिए हमें कौन-कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल होती है, वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, वो रिटन कम्युनिकेशन होता है, और ओरली भी हो सकता है, ठीक है? नहीं, रिटन ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बिकॉज़ रिटन में आपके पास एक तरीके से रिकॉर्ड रहता है, प्रूफ रहता है, ठीक है? कि हाँ भाई, ये चीज़ हुई थी रिटन। तो रिटन कम्युनिकेशन में आपको ईमेल टाइप करना चाहिए, ईमेल ड्राफ्टिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आउटलुक चलाना आना चाहिए, या ईमेल जिस भी चीज़ से हम ईमेल कर रहे हैं, ठीक है? एक्सेल के बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इन द सेंस मतलब आपको क्या नाम है, फ़िल्टर लगाना आना चाहिए, कैलकुलेशन जितने फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो आने चाहिए आपको, ठीक है? कोटेशन बनाने में हेल्प होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ मतलब एक्सेल में आपको समझाऊँगा बाद में, ठीक है? जितने भी होगा। प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे जिस टाइप में आपको प्रोडक्ट बनना है, वुड में, ग्लास में, मेटल में, तो इस सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फ़ॉलो अप स्किल्स होनी चाहिए।
फ़ॉलो-अप स्किल्स से मतलब मेरा यह है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ को जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो उनसे फ़ॉलो-अप लेना कि आपका ऑर्डर क्या है, किस स्टेज में ऑर्डर है। सप्लायर से फ़ॉलो-अप लेना, जैसे हमने बाहर से माल आता है ना फैक्ट्री का, तो उससे लेना कि हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज में कब तक आएगा, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। मीन्स मतलब कोई भी है जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, लाइक उसकी फिनिश गलत हो गई या कुछ वुड का डायमीटर थोड़ा-सा वो रह गया, तो आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो अगर आपसे ये नहीं आया तो फैक्ट्री का भी नुकसान होगा, साथ-साथ में पूरी प्रोडक्शन, पूरी शिपमेंट डिले हो जाएगी इस केस में। अगर 1 महीना भी, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, तो इसमें हम पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कोट डाल रखा है, एक्सपीरियंस प्लस स्किल इक्वल टू ग्रोथ। तो एक्सपीरियंस तो भैया आपको काम के साथ ही मिलेगा, जैसे-जैसे आप काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा, स्किल्स को आपको अपग्रेड करना होगा। लाइक जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सम का फ़ॉर्मूला सीख लिया एक्सेल में, आप उस पे ही स्टे नहीं रह सकते, आपको आगे भी सीखना पड़ेगा, अपने लेवल जब आप होगा, तो आपको उसके आगे भी सीखना पड़ेगा, तो जब जाके आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके, समझ में आया? आइए बात करते हैं मर्चेंडाइज़र की सैलरी, करियर ग्रोथ और उसकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है, आपको 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। इंटर आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर फैक्ट्री में आपको काम करना है तो आपको इंटर मतलब 12th पास आउट हो तो आप कर सकते हो वर्क, ठीक है? अगर आपको बाइंग एजेंसी में अगर मर्चेंडाइज़र, तो मे बी प्रेफरेबल बैचलर डिग्री। तो फ्रेशर अगर हम फैक्ट्री में जाता है काम करने, तो उसे 12,000 पर मंथ मिलता है। एंड देन वो अगर बाइंग एजेंसी में जाता है एज़ अ फ्रेशर, तो उसे 20,000 पर मंथ मिलता है। अगर उसी केस में आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, फैक्ट्री में आपको 35,000 रुपए पर मंथ मिल सकता है, और वहीं आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है बाइंग एजेंसी में, तो 70,000 पर मंथ मिलेगा। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ इसमें, तो सबसे पहले आप अगर फ्रेशर जॉइन करोगे फैक्ट्री या बाइंग एजेंसी, तो असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र के रोल पे जाओगे। उसके बाद आप बनोगे मर्चेंडाइज़र, फिर देन उसके बाद बनोगे सीनियर मर्चेंडाइज़र, उसके बाद बनोगे आप मैनेजर, जो सबको लीड करेगा मर्चेंडाइज़र को, एंड उसके बाद बनोगे हेड ऑफ द मर्चेंडाइज़र, ठीक है? ये आपके करियर ग्रोथ हो जाएँगे। तो एक्सपोर्ट के बारे में कुछ मिथ्स हैं, उस पे बात कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट काफ़ी डिफिकल्ट है? नो। ओनली बिग कंपनीज़ कैन एक्सपोर्ट? नो। इंग्लिश मस्ट बी परफेक्ट, एकदम बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सच्चाई है, बेसिक्स आर ईज़ी, जब मैं समझाऊँगा ना नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भई एक्सपोर्ट मैं भी कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर इतना। स्मॉल फैक्ट्री आल्सो एक्सपोर्ट, तो छोटी फैक्ट्रीज़ भी एक्सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे घर के पास एक छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, देख जैसे कि कोई बड़ी फैक्ट्रीज़ है जिसका टर्नओवर अच्छा है और उसकी कैपेसिटी अच्छी है, तो उस जैसे कि 2 लाख, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख बाउल का उसके पास ऑर्डर आ गया। अब 2 लाख बाउल बनाने में, उसे फिनिश करने में, उस पर लैकर पड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसे तो साल निकल जाएगा पूरा। तो ये क्या करते हैं, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटी छोटी एक्सपोर्ट कंपनीज़ में। तो उनके जो छोटे-मोटे काम होते हैं पैकेजिंग के, लैकर डालना हो गया, उस पे डिज़ाइनिंग करना हो गया, इस तरीके के काम हो गए, स्मॉल फैक्ट्रीज़ कर देती हैं। सिंपल इंग्लिश इज़ इनफ। तो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको ये नहीं है कि मतलब बाहर से ही बात करनी है, कॉल पे बात करनी है। आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको मतलब छोटी-मोटी इडियम्स फ्रेज़ याद होनी चाहिए, जो कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड में यूज़ होती हैं, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे जो इडियम फ्रेज़ होती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होनी चाहिए। तो ये सब आने वाली वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूँगा पूरा ये, आसान लैंग्वेज में। उससे 2-3 क्लास में आपकी ड्राफ्टिंग स्किल ऐसी हो जाएगी ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बस आप थोड़ा-सा वेट करो, मेरी वीडियोज़ को लगातार देखो कंटिन्यू वे में। अब बात करते हैं व्हाई अकाउंटिंग फाइनेंस मैटर। एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स भेजना नहीं होता है, ये नंबर्स का गेम भी होता है। लाइक कॉस्टिंग करना प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस डिसाइड करना, उसमें प्रॉफिट जोड़ना, उसका जीएसटी देखना, क्लेम करना, या उसकी पेमेंट रिसीव करना या करना सप्लायर को, सब अकाउंटिंग और फाइनेंस से ही जुड़ा होता है। इसलिए हम इस चैनल पर एक्सपोर्ट प्लस अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस तीनों कवर करेंगे। पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तब जाके मैं आगे और मेहनत करूँ। बात कर लेते हैं फेयर नंबर मीट नेशन। ये क्या है? ये हमारी टैगलाइन है, हमारे चैनल की टैगलाइन है, वेयर नंबर मीट नेशन। का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब है अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंस से रिलेटेड, एंड नेशन का मतलब है फॉरेन कंट्री, ठीक है?
जब अकाउंटिंग के नंबर इंटरनेशनल बिज़नेस में काम आते हैं, तब नंबर मीट नेशन होता है। ये मेरे लॉजिक के हिसाब से मैंने ये टैगलाइन बनाई है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी टैगलाइन। और लोगों के पीछे ये है जैसे कि लेज़र लेज़र अकाउंटिंग का टर्म होता है, तो बेसिकली हम अकाउंटिंग भी सीखेंगे इसमें। एंड लीडिंग एक्सपोर्ट का टर्म होता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से मैंने लेज़र एंड लीडिंग बता दिया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको अच्छा लगे। अब बात करते हैं किसे-किसे हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, या आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फील्ड में आना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, या आप काउंटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, और काफ़ी कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ विद क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल से। बस जुड़े रहना है, बस इतना करना। अब बात करते हैं कि आने वाली वीडियोस में क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे एक्सपोर्ट का फुल प्रोसेस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या मर्चेंडाइजिंग जॉब स्किल्स में किस स्किल्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अकाउंटिंग के बेसिक, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊँगा आपको जिस तरीके से मैंने आज सिखाया है। सब कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन, सब रियल फैक्ट्री एग्ज़ाम्पल पे बेस होगा स्टेप बाय स्टेप के साथ। ओके? एंड लास्ट आपको थैंक यू। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जो करियर को लेकर कन्फ्यूज़्ड है, लेज़र लीडिंग वेयर नंबर मीट नेशन ऐसी ही आपके लिए और यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहेगा। और सॉरी अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अवॉइड करना कि मतलब नर्वसनेस होना है, वॉइस लैक हो रही है, तो आप मेरी कमियों को, प्रॉब्लम को बताना कि कैसे मैं और उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। और अपने जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसपे हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।